हम्म। तो अक्सर मैंने एक चीज नोट की है कि जब भी हम किसी बीमारी या कह सकते हैं कि किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं, तो वहाँ एक बहुत ही सटीक, एकदम इंजीनियरिंग जैसी क्लैरिटी की उम्मीद की जाती है। बिल्कुल, वो ब्लैक एंड व्हाइट होता है हाँ एकदम। हाँ। मतलब अगर बांह की हड्डी टूटी है तो डॉक्टर आपको एक्सरे मशीन में दिखा देगा कि देखिए, ये रही वो टूटी हुई सफेद रेखा, दिक्कत यहाँ है। सही बात है, या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है, कोई बीच का रास्ता नहीं होता। और ये स्पष्टता बहुत तसल्ली भी देती है। बिल्कुल देती है। लेकिन जब हम अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की दुनिया में कदम रखते हैं ना, तो अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। एकदम, वहां सब कुछ बहुत धुंधला हो जाता है। हाँ, धुंधला, जटिल और लगातार बदलने वाला। तो आज के इस गहन अध्ययन में हम इसी जटिलता को सुलझाने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा विषय है अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांत, जो कि परमार एसएससी के लेक्चर नोट्स पर आधारित है। लेता है कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है। और वो भी बिना उन तकनीकी शब्दों के बोझ तले दबे। क्योंकि देखिए, अर्थशास्त्र सिर्फ ग्राफ और आंकड़ों का खेल नहीं है। ज्ञान तभी मूल्यवान है जब हम सिर्फ ये ना देखें कि क्या हो रहा है, बल्कि ये भी समझें कि क्यों हो रहा है। हाँ, ये क्यों वाला पॉइंट बहुत जरूरी है। तो चलिए इसी से शुरुआत करते हैं। नोट्स में एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है, जंगल और पेड़ का। मतलब अर्थशास्त्रों को दो मुख्य नजरियों में बांटा गया है। बिल्कुल, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि और समष्टि। तो अगर हम पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, तो ये एक नीचे से ऊपर का दृष्टिकोण है ना? हाँ, मतलब आप पूरे जंगल को छोड़कर किसी एक खास पेड़ को देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी जंगल में एक सिनकोना का पेड़ है, हम सिर्फ उसी का अध्ययन कर रहे हैं। सही कहा। इसमें हम एक व्यक्तिगत उपभोक्ता या किसी एक कंपनी के फैसलों का अध्ययन करते हैं। और इसके जनक एडम स्मिथ माने जाते हैं। एडम स्मिथ, हाँ, उनकी वो बहुत ही मशहूर किताब जो 1776 में आई थी, द वेल्थ ऑफ नेशंस। बिल्कुल। और उसी किताब में उन्होंने एक बहुत ही क्रांतिकारी अवधारणा दी थी, द इनविजिबल हैंड, यानी अदृश्य हाथ। ये कंसेप्ट सच में बहुत दिलचस्प है। मतलब उनका कहना था कि सरकार को बाजार में दखल नहीं देना चाहिए ना। एकदम सही। इसे अहस्तक्षेप या लेजे फेयर नीति कहा गया। उनका तर्क था कि जब एक बेकर अपने फायदे के लिए बेहतरीन ब्रेड बनाता है, तो वो अनजाने में समाज का भलाई कर रहा होता है। बाजार खुद अपना रास्ता खोज लेगा। अच्छा, तो ये तो हो गया पेड़ का अध्ययन, पर फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसके जनक जॉन मेनार्ड कीन्स हैं, वो ऊपर से नीचे का नजरिया है। मतलब एक पेड़ को छोड़कर एक साथ पूरे जंगल को देखना। बिल्कुल, पूरे देश के अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, इन सब पर एक साथ नजर डालना। ठीक है। अब आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है। वो क्या? देखिए, अगर एडम स्मिथ का वो अदृश्य हाथ इतना ही शक्तिशाली था कि बाजार को अकेला छोड़ दो तो सब ठीक हो जाएगा, तो फिर कीन्स को सरकारी हस्तक्षेप की जरूरत क्यों महसूस हुई? ये सवाल 1929 की महामंदी से जुड़ा है। हाँ, तो क्या 1929 की उस भयंकर महामंदी में वो अदृश्य हाथ काम करना बंद कर चुका था? देखिए, यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि अर्थशास्त्र सिर्फ गणित नहीं है, इसमें इंसानी मनोविज्ञान भी शामिल है। मनोविज्ञान? वो कैसे? कीन्स ने महामंदी के दौरान देखा कि जब संकट आता है तो बाजार तार्किक तरीके से काम नहीं करता। उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, एनिमल स्पिरिट्स। एनिमल स्पिरिट्स मतलब इंसानों के अंदर का डर या लालच? बिल्कुल। जब शेयर बाजार गिरता है तो एक घबराहट फैल जाती है। कंपनियां डर के मारे उत्पादन कम कर देती हैं, लोगों को नौकरी से निकाल देती हैं। और फिर जिनके पास नौकरी नहीं है वो पैसा खर्च करना बंद कर देते हैं। सही बात है। और जब लोग खर्च नहीं करते तो बाकी कंपनियों का सामान भी नहीं बिकता। ये एक ऐसा दुष्चक्र बन जाता है जहां वो एडम स्मिथ का अदृश्य हाथ पूरी तरह लकवाग्रस्त हो जाता है। बाप रे, तो ऐसे में तो किसी बाहरी ताकत की जरूरत पड़ेगी ही। हाँ, और वो बाहरी ताकत सरकार है। कीन्स ने समझाया कि इन एनिमल स्पिरिट्स को नियंत्रित करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप बहुत जरूरी है। सरकार को पैसा खर्च करना होगा ताकि बाजार में जान आ सके। अच्छा, और नोट्स में ये भी बताया गया है कि रॉबर्ट जे शिलर और मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्रियों ने भी इस बात का समर्थन किया है। बिल्कुल। और इसी संदर्भ में एक और बहुत जरूरी कंसेप्ट आता है,
अप्रत्यक्ष प्रभाव या स्पिल ओवर इफेक्ट। हाँ, स्पिल ओवर इफेक्ट। मतलब अगर आज अमेरिका के जंगल में आग लगती है तो उसकी तपिश भारत के जंगलों तक भी पहुंचेगी। एकदम सही। आज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक देश की मंदी दूसरे देश में फैल जाती है। तो ये जो बहस है कि सरकार को दखल देना चाहिए या नहीं, मुझे लगता है इसी ने दुनिया भर में अलग-अलग तरह की आर्थिक प्रणालियों को जन्म दिया है। हाँ, पूरी दुनिया को आप मुख्य रूप से 3 डिजाइनों में बांटकर देख सकते हैं। जैसे अमेरिका की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जहां बाजार और निजी स्वामित्व हावी है, और दूसरी तरफ सोवियत संघ या उत्तर कोरिया जैसी समाजवादी अर्थव्यवस्था, जहां सब कुछ सरकार के नियंत्रण में होता है, समानता बनाए रखने के लिए। और फिर आता है हमारा भारत, जिसने मिश्रित अर्थव्यवस्था का रास्ता चुना, दोनों का एक मिश्रण। बिल्कुल। लेकिन भारत का ये सफर इतना आसान नहीं था। हाँ, ये यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि नोट्स में 1991 से पहले के भारत का ऐतिहासिक संदर्भ दिया गया है। लाइसेंस राज, या जिसे परमिट राज भी कहते थे। वो एक बहुत ही घुटन भरा दौर था अर्थव्यवस्था के लिए। मतलब आप सोचिए, अगर किसी को एक छोटा सा चाय का स्टॉल या साबुन की फैक्ट्री लगानी है तो उसे दर्जनों सरकारी विभागों के चक्कर काटने पड़ते थे, फॉर्म पर फॉर्म भरने पड़ते थे। लाल फीताशाही अपनी चरम सीमा पर थी। सरकार ने इतना कड़ा नियंत्रण कर रखा था कि कोई भी नया व्यवसाय शुरू करना किसी जंग लड़ने से कम नहीं था। और इसी का नतीजा था कि देश एक भयंकर आर्थिक संकट में फंस गया। हाँ, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका था। जिसे हम भुगतान संतुलन या बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का संकट कहते हैं। हाँ ना? बिल्कुल। हमारे पास आयात करने के लिए डॉलर ही नहीं बचे थे। लेकिन कहते हैं ना कि संकट कभी-कभी एक बहुत बड़ा अवसर भी लेकर आता है। और वो अवसर बना 1991 के एलपीजी सुधारों का उत्प्रेरक। सुधार लागू किए गए। एलपीजी यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। हाँ, इसका सीधा सा मतलब था अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोल देना, फालतू के सरकारी नियमों को हटाना और दुनिया भर के साथ व्यापार करना। तो अब जब हमने अर्थव्यवस्था को खोल दिया और बाजार में धड़ल्ले से चीजों का उत्पादन होने लगा, तो हमें ये भी समझना होगा कि ये जो बाजार में वस्तुएं या गुड्स हैं, ये असल में काम कैसे करती हैं। बिल्कुल। और अर्थशास्त्र में इन वस्तुओं को मापने के 2 बहुत ही दिलचस्प पैमाने हैं। हाँ, नोट्स में इन्हें 2 आधारों पर बांटा गया है। पहला है बहिष्करणीयता या एक्सक्लूडेबिलिटी। मतलब क्या आप पैसे न देने वाले व्यक्ति को उस चीज का इस्तेमाल करने से रोक सकते हैं? और दूसरा है प्रतिस्पर्धात्मकता या राइवलरी। मतलब क्या मेरे इस्तेमाल करने से आपके लिए वो चीज कम हो जाएगी? और इन 2 सवालों से 4 तरह की वस्तुओं का एक पूरा मैट्रिक्स बन जाता है। चलिए इसे एक मजेदार उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मेरे हाथ में एक सेब है। तो ये एक निजी वस्तु या प्राइवेट गुड है। हाँ, क्योंकि अगर मैं दुकानदार को पैसे नहीं दूंगा तो वो मुझे सेब नहीं देगा, यानी ये बहिष्कृत करने योग्य है। और अगर मैंने वो सेब खा लिया तो आप उसे नहीं खा सकती। यानी ये प्रतिस्पर्धी भी हैं। कपड़े, कारें, भोजन, ये सब निजी वस्तुएं हैं। लेकिन अब मान लीजिए मैं सड़क किनारे खड़ा होकर सूर्यास्त देख रहा हूँ, या फिर मेरे ऊपर सड़क की स्ट्रीट लाइट जल रही है। ये एक सार्वजनिक वस्तु यानी पब्लिक गुड। हाँ, क्योंकि ना तो आप मुझे वो लाइट इस्तेमाल करने से रोक सकती हैं और ना ही मेरे उस रोशनी में खड़े होने से आपके लिए रोशनी कम होगी। राष्ट्रीय रक्षा या साफ हवा भी इसी श्रेणी में आते हैं, गैर बहिष्कृत और गैर प्रतिस्पर्धी। पर यहाँ एक दिक्कत है। अगर मुझे उस लाइट का इस्तेमाल करने से कोई रोक ही नहीं सकता, तो मैं उसके लिए अपनी जेब से पैसे क्यों दूं? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और अर्थशास्त्र की भाषा में इसे फ्री राइडर प्रॉब्लम या मुफ्त सवार समस्या कहते हैं। मतलब बिना टैक्स चुकाए मजे लूटना। बिल्कुल। और चूंकि लोग इसके लिए पैसे नहीं देंगे, इसलिए कोई निजी कंपनी स्ट्रीट लाइट क्यों लगाएगी? इसीलिए ये सार्वजनिक वस्तुएं सरकार को अपने खर्चे पर या कह लें टैक्स के पैसों से उपलब्ध करानी पड़ती हैं। अच्छा, फिर एक तीसरी श्रेणी भी है, सामान्य पूल संसाधन या कॉमन पूल रिसोर्सेज। ये सबसे ज्यादा खतरे में रहने वाले संसाधन है, जैसे समुद्र में मछलियां या जंगल की लकड़ी। हाँ, मतलब आप किसी को मछली पकड़ने से रोक तो नहीं सकते, गैर बहिष्कृत हैं, लेकिन ये प्रतिस्पर्धी हैं। अगर मैंने बहुत सारी मछलियां पकड़ ली तो बाकियों के लिए कम हो जाएंगी। और इसीलिए इन संसाधनों के बहुत जल्दी खत्म होने का खतरा रहता है, जिसे हम ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स भी कहते हैं। सही बात है। और इसके अलावा एक चौथी श्रेणी भी है, क्लब वस्तुएं या क्लब गुड्स। जैसे कि सिनेमा हॉल या नेटफ्लिक्स। आप पैसे नहीं देंगे तो फिल्म नहीं देख सकते,
तो ये बहिष्कृत करने योग्य हैं। लेकिन मेरे फिल्म देखने से आपके लिए फिल्म का मजा कम नहीं होता, तो ये गैर प्रतिस्पर्धी हैं। बिल्कुल सही। और इन सब वस्तुओं के साथ एक और बहुत जरूरी कंसेप्ट जुड़ा है, अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओहो हाँ, मतलब जो सबसे बेहतरीन विकल्प आपने छोड़ दिया वो आपकी लागत है। हाँ, जैसे अगर कोई अभी हमारा मेरा मतलब है हमारी ये चर्चा सुन रहा है, तो वो व्यक्ति इस वक्त कोई फिल्म नहीं देख सकता। तो इस चर्चा को सुनने की जो अवसर लागत है वो उस फिल्म देखने का अनुभव है जिसे उस व्यक्ति ने त्याग दिया है। एकदम सही। अब इन सभी वस्तुओं और सेवाओं को बनाने के लिए जाहिर सी बात है लोगों को काम करना पड़ता है। बिल्कुल। और यहीं से हम अर्थव्यवस्था के कॉलर वाले हिस्से में आते हैं, मतलब रोजगार के अलग अलग क्षेत्र। हाँ, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी और क्विनरी सेक्टर्स। तो शुरुआत करते हैं प्राथमिक क्षेत्र से, जिसे रेड कॉलर कहा जाता है। इसमें कृषि और खनन जैसे काम आते हैं जो सीधे प्रकृति से जुड़े हैं। और यहाँ भारत का आंकड़ा बहुत ही चौंकाने वाला है। हाँ, नोट्स के मुताबिक आज भी भारत में सबसे ज्यादा रोजगार लगभग 54.60% इसी प्राथमिक क्षेत्र में है। और उसमें भी ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें लगभग 62.8% महिलाएं हैं। लेकिन इतने सारे लोगों के काम करने के बावजूद जीडीपी में इस क्षेत्र का हिस्सा सिर्फ 14.39% के आसपास है। ये तो बहुत बड़ी विडंबना है ना? और इसके बिल्कुल उलट तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र या व्हाइट कॉलर को देखिए। हाँ, सर्विस सेक्टर। वहां सबसे कम रोजगार है, सिर्फ 21.10%। लेकिन जीडीपी में उनका हिस्सा सबसे ज्यादा है, लगभग 54.15%। और इसी बीच जो द्वितीय क्षेत्र है यानी ब्लू कॉलर, विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, भारत की कहानी में उसका बहुत बड़ा हिस्सा गायब ही हो गया। हाँ, तो इस सबका असल मतलब क्या है? मतलब एक देश कारखाने बनाने और औद्योगिकरण के चरण को छोड़कर सीधे खेतों से सॉफ्टवेयर और कॉल सेंटर की ओर छलांग कैसे लगा सकता है? ये सच में बहुत अजीब है। दुनिया के विकास का सामान्य रास्ता यही रहा है कि देश पहले कृषि से उद्योगों की तरफ जाते हैं, फिर सेवाओं की तरफ। बिल्कुल, जैसे चीन ने किया, लाखों लोगों को खेती से निकालकर फैक्ट्रियों में काम दिया। लेकिन भारत पूर्ण औद्योगिकरण के उस चरण से चूक गया और सीधे टर्शरी यानी सेवाओं में चला गया। पर ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे उसी लाइसेंस राज का बहुत बड़ा हाथ था जिसकी हमने पहले बात की थी। हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाना इतना मुश्किल था कि जब 90 के दशक में दुनिया में आईटी का बूम आया तो हम सीधे उसी में कूद गए, क्योंकि वहाँ लाल फीताशाही कम थी। और शायद हमारे पास अंग्रेजी बोलने वाले पढ़े लिखे लोगों की फौज भी थी। बिल्कुल, लेकिन इस छलांग का नतीजा ये हुआ कि जीडीपी तो बहुत तेजी से बढ़ी, लेकिन रोजगार उस अनुपात में नहीं बढ़े, क्योंकि आईटी सेक्टर में सबको नौकरी नहीं मिल सकती। वहाँ एक खास कौशल की जरूरत होती है। और आज तो इस सेवा क्षेत्र के अंदर भी और ऊंचे दर्जे के उप विभाग बन गए हैं ना? हाँ, चतुर्थक या क्वाटरनरी क्षेत्र जो पूरी तरह से ज्ञान आधारित है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और पंचमक या क्विनरी क्षेत्र जिसे गोल्ड कॉलर कहा जाता है। बिल्कुल, इसमें शीर्ष निर्णय निर्माता, कंपनियों के सीईओ और सरकारी नीतियां बनाने वाले आते हैं। तो एक तरफ हमारे पास ये मुट्ठी भर गोल्ड कॉलर लोग हैं और दूसरी तरफ, चलिए अब जरा असलियत की बात करते हैं जो नोट्स के अगले हिस्से में है। आप ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहे हैं। हाँ, असली बनाम छिपी हुई अर्थव्यवस्था की वास्तविकता। और यहाँ एक आंकड़ा है जो सच में दिमाग सुन्न कर देता है। भारत के 90% से अधिक कामगार असंगठित क्षेत्र में हैं, यानी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इसका मतलब है कि देश के 90% काम करने वाले लोगों के पास कोई पीएफ, कोई जॉब सिक्योरिटी या कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। ये बहुत ही डरावना है। एक तरफ गोल्ड कॉलर जॉब्स की बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ 90% आबादी बिना किसी सुरक्षा के काम कर रही है। हालांकि सरकार ने इनके लिए ई-श्रम पोर्टल बनाया है, लेकिन फिर भी। और अर्थशास्त्र में हम इसे वास्तविक बनाम वित्तीय क्षेत्र के नजरिए से भी देख सकते हैं। मतलब रियल इकोनॉमी और फाइनेंशियल इकोनॉमी। हाँ, रियल इकोनॉमी वो है जहां असल में वस्तुओं का उत्पादन होता है, और फाइनेंशियल इकोनॉमी वो है जहां शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में कागजी संपत्तियों का व्यापार होता है। इन दोनों के बीच की खाई बहुत गहरी है। और इसी खाई को नोट्स में एक और तरीके से समझाया गया है, सकारात्मक अर्थशास्त्र और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव अर्थशास्त्र। सकारात्मक अर्थशास्त्र तथ्यों पर बात करता है कि क्या है, जैसे तथ्य ये है कि 90% लोग असंगठित हैं। और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र इस पर बात करता है कि क्या होना चाहिए, मतलब सबके पास जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। बिल्कुल।
और इन दोनों के बीच का जो फासला है उसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है समानांतर अर्थव्यवस्था। समानांतर अर्थव्यवस्था मतलब पैरेलल इकोनॉमी। आप काले धन की बात कर रही हैं। एकदम सही। ये वो अर्थव्यवस्था है जो अवैध है या जिस पर टैक्स नहीं चुकाया जाता। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो ये जो काला धन है ये तो उस पूरे मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को ही खोखला कर देता होगा जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। 100% खोखला कर देता है, क्योंकि जब लोग टैक्स नहीं देंगे तो सरकार के पास वो सार्वजनिक वस्तुएं या पब्लिक गुड्स बनाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। हाँ, और जब सरकार के पास पैसा नहीं होगा तो वो उन 90% असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा कैसे खड़ी करेगी। सरकारी नीतियों तो बस कागजों पे धरी रह जाएंगी। सही कहा, वो पूरी व्यवस्था ही फेल हो जाती है। तो आज की इस चर्चा को समेटने का वक्त आ गया है। हमने सच में एक बहुत लंबा सफर तय किया है। बिल्कुल, हमने एडम स्मिथ के अदृश्य हाथ से लेकर कीन्स के एनिमल स्पिरिट्स को समझा। हमने ये भी देखा कि कैसे लाइसेंस राज ने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और फिर 1991 के सुधारों ने एक नई राह खोली। हमने वस्तुओं के मैट्रिक्स को समझा और सबसे जरूरी बात, हमने अर्थव्यवस्था के अलग अलग कॉलर्स की सच्चाई जानी। और भारत की वो अजीब छलांग जहां हम ब्लू कॉलर कारखानों के दौर को छोड़कर सीधे सर्विस सेक्टर में आ गए। हाँ, जिसका नतीजा ये 90% असंगठित कामगारों की कड़वी सच्चाई है। यही ग्राउंड रियलिटी है हमारी। तो श्रोताओं के लिए आज के इन नोट्स से जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आती है वो यही है कि भारत ने ब्लू कॉलर के दौर को लगभग छोड़ ही दिया है। अब विचार करने वाली बात यह है कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां नीतियां बनाने वाले गोल्ड कॉलर शीर्ष स्तर पर बैठे हैं, क्या वह कभी कोई ऐसा रास्ता निकाल पाएंगे जो उन 90% असंगठित रेड कॉलर कामगारों को एक सुरक्षित भविष्य दे सके? या फिर क्या हमें अर्थशास्त्र के किसी बिल्कुल नए सिद्धांत की जरूरत है जो शायद किताबों में अभी तक लिखा ही नहीं गया है? इस पर जरूर सोचिएगा। इसी विचार के साथ आज का ये गहन अध्ययन यहीं समाप्त करते हैं।